प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बक्सर का युद्ध किया था और हमने यह अध्ययन किया कि किस प्रकार से बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत की 3 प्रमुख शक्तियों को पराजित किया, जिसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन 3 शक्तियों को पराजित करने के बाद उस समय के भारत में जो एक दृश्य जो दिखाई दे रहा था, ऐसा उस दृश्य के अंदर अब निश्चित हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए हैं। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। अब बात थी प्रशासन की। अब इस जहाँ विजय उन्होंने प्राप्त की है, किस प्रकार से वहाँ पर प्रशासनिक सुधार किए जाएं और कैसे अंग्रेज़ों को अधिकाधिक उसका लाभ मिले, ये सारी कवायद करते हुए क्लाइव, जो कि पहले भी यहाँ का गवर्नर रह चुका था, उस क्लाइव को दोबारा गवर्नर बना करके इंग्लैंड से भारत भेजा गया और क्लाइव 3 मई 1765 को बंगाल पहुंचा और बंगाल की तत्कालीन दयनीय अवस्था को देखकर वह दंग रह गया और उसने लिखा, क्या लिखता है? उसने यह लिखा कि मैं केवल यह कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा शोषण का ऐसा दृश्य बंगाल के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश में न देखा गया न सुना गया और इतने अन्यायपूर्ण तथा लालची ढंग से इतने लाभ कंपनी प्राप्त कर रही थी। ये क्लाइव की दृष्टि में ये सब ठीक नहीं चल रहा था और उस समय जो नवाब था निजामुद्दौला, उसको भी उसने काठ का उल्लू बताया। भाग्यवश से जब क्लाइव भारत पहुंचा तो उसके कुछ समय बाद ही निजामुद्दौला भी पंचतत्व को प्राप्त हो गया, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई। अब क्लाइव ने कंपनी के बाह्य व आंतरिक मामलों में सुधार करना प्रारंभ किया। उन सुधारों को क्रियान्वित करने हेतु उसने बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट, यानी कि दोहरी सरकार, यानी कि दोहरा शासन, ये बंगाल में लागू किया। क्लाइव ने बंगाल में एक नई योजना लागू की, प्रशासनिक योजना, जो इतिहास में दोहरा शासन के नाम से दर्ज है। और वो दोहरा शासन, हम इस दोहरा शासन को बाद के व्याख्यान में हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस दोहरी नीति, इस दोहरे प्रशासन का जो उद्देश्य था वो यह था कि अंग्रेज भारत से अधिकाधिक धन बटोरने का कार्य करें और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक दायित्वों का वहन न करें। ये दोहरा शासन था। दोहरा शासन लॉन्च करता है वो, और फिर धीरे धीरे दूसरी जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनको हैंडल करता है। तो सबसे पहले उसने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई, मई के महीने में हुई, और इस इलाहाबाद की संधि जिसमें कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बक्सर का जब युद्ध हुआ तो मुग़ल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था वो भी पराजित हुआ और मीर कासिम था वो भी पराजित हुआ। लेकिन इनके साथ अभी तक अंग्रेज़ों ने, या यूँ कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कोई संधि नहीं की थी। इसलिए क्लाइव ने
इनके साथ में संधि की। सबसे पहले उसने जो संधि की वो संधि की उसने अवध के नवाब के साथ में की 1765 में अगस्त के महीने में। और इस संधि में यह रहा कि सुजाउद्दौला को जो जो भी शर्तें रखी क्लाइव ने, वो सब शर्तें सुजाउद्दौला को स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प था नहीं। अवध में अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। क्लाइव चाहता तो कलकत्ता से दिल्ली तक के प्रदेश पर वो आधिपत्य जमाने की चेष्टा कर सकता था, क्योंकि इस समय उसको चुनौती देने वाला कोई बहुत दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने अपने क्षेत्र को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक ही सीमित रखा। और ये जो कार्य जो बक्सर के युद्ध पे जो बचा था, उस कार्य को उसने संपन्न करना उत्तम समझा। इसलिए उसने इलाहाबाद की संधि की और पहली संधि अवध के नवाब के साथ हुई। संधि की जो पहली धारा थी, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देना स्वीकार किया। पहली क्या है कि नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए देगा, और किस बात के देगा कि कंपनी को युद्ध में नुकसान हुआ। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। दूसरी शर्त रखी गई कि नवाब अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करेगा। तीसरा, चुनार अंग्रेजों को दे दिया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा मनोनीत, अंग्रेजों का जो एक विश्वास पात्र है बलवंत सिंह बनारस का राजा रहेगा, यह भी नवाब ने स्वीकार किया। नेक्स्ट, नवाब अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेगा और उस सेना का जो महीने का जो खर्चा है 30,000 रुपये वो नवाब देगा। देखिए, बड़ी मज़ेदार शर्त है ये संधि की। अंग्रेजी सेना रहेगी, अब वो सेना किसकी छाती पर है? नवाब की छाती पर है। उस सेना से किसको भयभीत करना है? नवाब को भयभीत करना है। नवाब को भयभीत करने के लिए सेना रखी है अंग्रेज़ों ने अवध में, लेकिन उसका जो मासिक जो मंथली खर्चा है 30,000 रुपया, वो भी नवाब ही देगा। अब ऐसी शर्तें, अब व्यवस्था है, क्योंकि सीधे युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजित कर नहीं सकते, और पराजित कर नहीं सकते तो अब अंग्रेज जो चाह रहे हैं उस प्रकार की संधि पर इनको हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं। और नेक्स्ट, भविष्य में अवध का जो नवाब है वो मीर कासिम को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा, इस प्रकार का वचन दिया। इन्होंने अलाइनमेंट बनाया था ना, तीन शक्तियाँ थी। बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ इससे बॉन्ड ले लिया, इससे वचन ले लिया है कि वो मीर कासिम को किसी प्रकार की सहायता वगैरह जो है वो नहीं देगा। ये संधि यहाँ पर हुई। इस संधि में एक बात और बता दूं कि क्लाइव ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले जो कि अवध के थे वो लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए थे, जिसका हम अभी जिक्र करेंगे। अगली संधि की मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में, ये संधि की उस संधि के लगभग एक हफ्ते बाद 9 अगस्त 9 अगस्त 1765 को। अब शाह आलम हालांकि मुगल सम्राट है, लेकिन वो नाम मात्र का सम्राट था, और बक्सर के युद्ध के समय वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर आश्रित था, परंतु बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया और पूर्णतः अंग्रेजों पर आश्रित हो गया था। उसे उन्होंने इलाहाबाद में रखा, अंग्रेजों ने इस सम्राट को इलाहाबाद में रखा। और हालांकि अंग्रेज अब सोच रहे थे कि वे दिल्ली तक जाएं, परंतु इसी समय क्लाइव आ गया। क्लाइव एक बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी था, दूरदर्शी गवर्नर था, सारी परिस्थितियां भली भांति समझता था। अतः वो दिल्ली की तरफ देखने की बजाय उसने शाह आलम से भी संधि की, और संधि की पहली जो धारा है, अवध के नवाब से
इलाहाबाद और कड़ा, ये 2 जिले लेकर के क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को दे दिए। दूसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। पेंशनर बन गया है अब मुगल सम्राट। औरंगजेब का वंशज, अकबर का वंशज, बाबर का वंशज, यह अब अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। 26 लाख रुपया एनुअल उसको मिलेगा। अगली धारा संधि की, इन रियायतों के बदले मुगल सम्राट ने 12 अगस्त को एक फरमान निकालकर, अब मुगल सम्राट को उन्होंने पेंशन दे दी है और इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले भी दे दिए हैं, तो मुगल सम्राट क्या कर रहा है, 12 अगस्त को एक आदेश निकालता है, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार उसने उन कंपनी को दे दिए। अब कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन करती है तो वो वैधानिक है, क्योंकि भारत का जो मुगल सम्राट है उस मुगल सम्राट का हस्ताक्षर युक्त फरमान कंपनी के पास में है। अगली जो धारा है संधि की और अंतिम, अंग्रेज़ों को शाह आलम ने हैदराबाद के उत्तरी ज़िले की जागीर, उत्तरी जो ज़िला हैदराबाद का जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो जागीर के रूप में अंग्रेज़ों को दे दिया। इस प्रकार से क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि स्थापित की। संधि पहले अवध के नवाब से हुई, दूसरी संधि का जो दूसरा पार्ट है वो मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में हुआ। इस संधि की यदि समीक्षा की जाए तो यह संधि अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। इस संधि की शर्तों से नवाब जो अभी हमने किया है कि नवाब पूरी तरह कंपनी पर आश्रित हो गया, और नवाब के साथ साथ ये अवध का नवाब तो है ही है, साथ में मुगल सम्राट भी उसके कंपनी के ऊपर आश्रित हो गया। अब ये अंग्रेज़ जो इतिहासकार हैं, बाद में जब इसकी विश्लेषण हुआ तो इतिहासकारों ने इस संधि की बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि यदि क्लाइव सीधा दिल्ली को अपने अधिकार में लेता है तो मराठा और रुहेलों से खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि और यह भी भय रहता कि सुजाउदौला जो है वो भी मराठों के उसमें जा सकता था, प्रभाव में जा सकता था, और वो अंग्रेज़ों के लिए एक संकट पैदा हो सकता था। अब क्लाइव ने सीधा सीधा क्या किया है, यहाँ पर अवध को एक बफर स्टेट बना दिया मराठों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और अब ये बफर स्टेट जो है वो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध रहा। इसीलिए इतिहासकार रैमजे मयूर ने अपनी इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें वह लिखते हैं कि जब अवध के साथ मित्रता रखना अंग्रेज़ों की स्थायी नीति हो गई तो यह जो मित्रता थी यह मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक बाधा थी। रैमजे मयूर ने लिखा है कि ये अवध के साथ मित्रता की जो स्थायी नीति है ये अंग्रेज़ों के लिए फ्रूटफुल रही, और मराठों के बीच में अब ये एक बफर स्टेट है, एक बाधा के रूप में कार्य कर रही है। तो सभी इतिहासकारों ने क्लाइव की इलाहाबाद की संधि की प्रशंसा की है, और क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम को भी अपने प्रभाव में ले लिया, वरना वो भी मराठों के प्रभाव में आ सकता था। तो वो समय के बिल्कुल अनुकूल संधि जो उस समय कहा जाए वो क्लाइव ने की, और इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों के लिए हर प्रकार से हितकारी सिद्ध हुई। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।